हेलो भाई, कबीरा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पुनः एक बार हम आप लोगों के सामने महमूद गजनवी का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। दो पार्टों में हमने चर्चा किया है। जो सेकेंड पार्ट था उसमें हम 8वां आक्रमण तक बताए थे। आज हम 8वें के बाद बताने का प्रयास करेंगे। 8वें के बाद बताने जा रहे हैं 9वां आक्रमण, और आज संभवतः यह आक्रमण खत्म कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखते रहें। और बहुत आनंदमय, बहुत शानदार टॉपिक है कि महमूद गजनवी का आक्रमण जो हुआ भारत पर, यह आक्रमण 8 बार कहाँ तक किया था और 9वां आक्रमण वह कहाँ किया। 9वां आक्रमण देखिए, 9वां जो आक्रमण था 1011-12 ईस्वी में वह 9वां आक्रमण किया भारत पर। और जो यह आक्रमण था यह कहाँ पर किया? थानेश्वर पर किया था। और थानेश्वर में करने के बाद वहाँ एक मंदिर था, चक्रस्वामी मंदिर। वह चक्रस्वामी मंदिर को भरपूर लूटा, और भरपूर लूटने के साथ ही चक्रस्वामी जो मंदिर था वह चक्रस्वामी मंदिर को पूर्ण रूप से लूट लिया। वहाँ का एक डेरा, वह डेरा प्रांत में पड़ता था। डेरा का शासक इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि महमूद गजनवी की जो सेनाएं थीं वह आधुनिक तरीके से काम करती थीं। और महमूद गजनवी की सेनाओं में एक खासियत थी कि वह विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म की सेनाएं उसके सेना में भरी हुई सेनाओं में लोग सैनिक थे। इसीलिए वह थानेश्वर पर आक्रमण, चक्रस्वामी मंदिर को लूटा। डेरा के प्रमुख डेरा शासक ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसके बाद वह आगे बढ़ा। उसका 10वां आक्रमण जो हुआ 1012 ईस्वी में आक्रमण हुआ। और यह 10वां जो आक्रमण 1012 ईस्वी में उसका जो आक्रमण हुआ, यह आक्रमण कहाँ पे हुआ? यह आक्रमण जब यह किया तो वहां पर उसका शासक आनंदपाल का पुत्र त्रिचुनापाल वहां का शासक था, वही गद्दी पर बैठा था। क्योंकि आनंदपाल की मृत्यु हो गई थी, और जब आनंदपाल की मृत्यु हो गई, त्रिचुनापाल जब गद्दी पर बैठा तो त्रिचुनापाल को भी महमूद के आक्रमण का सामना करना पड़ा। क्योंकि महमूद का आक्रमण लगभग भारत के उस समय अधिकांश राज्यों के शासकों ने उसके आक्रमण का सामना किया। उसी में महमूद आनंदपाल के पुत्र त्रिचुनापाल को भी सामना करना पड़ा। त्रिचुनापाल का एक पुत्र था, वह जो उसका पुत्र था भीमपाल। भीमपाल लगभग सेना, उस समय सेना का प्रमुख था। भीमपाल ने और त्रिचुनापाल ने यह निर्णय लिया कि हम महमूद गजनवी की सेनाओं का या महमूद गजनवी के हम उसके विरोध में खड़े होंगे, अर्थात हम उसके सेनाओं के या उसके आक्रमण का हम सामना करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने महमूद के आक्रमण का सामना भी किया। भीमपाल ने एक दर्रा था मरगरा दर्रे पर अपना घेरा जमाया, अपना किलेबंदी किया। शायद मरगरे दर्रे से होकर ही महमूद गजनवी की सेनाएं आई। वहां पे अपनी घेराबंदी भीमपाल ने कर दिया। जब घेराबंदी कर दिया तो महमूद गजनवी आया और भीमपाल के सेनाओं को पराजित किया। ये सेनाएं इनकी पराजित हुई। पराजित होने के बाद महमूद ने उस भरगरा दर्रे को जीता, और जीतने के बाद नंदन के एक दुर्ग था, उस दुर्ग पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया। कब्जा कर लिया। यह दोनों पिता और पुत्र दोनों हार चुके थे, त्रिचुनापाल और भीमपाल। हारने के बाद वह कश्मीर के तरफ भागे, और जब कश्मीर के तरफ भागे तो कश्मीर में वह शरण ली। जो कश्मीर का राजा संग्राम सिंह था, संग्राम राज था, वह कश्मीर के राजा से सहायता मांगे, और सहायता मांगने के बाद कश्मीर के राजा ने महमूद गजनवी का विरोध करने का वह भी बेड़ा उठाया। वह भी त्रिचुनापाल और भीमपाल के साथ होकर वह सहायता देने
के पक्ष में उनके साथ खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद वह उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी विरोध के सिलसिले में तोसी नदी के किनारे, ध्यान दीजिए, तोसी नदी के किनारे महमूद गजनवी की सेनाएं और त्रिचुनापाल तथा कश्मीर के राजा संग्राम राज की सेनाओं, संयुक्त सेनाओं का सामना हुआ तोसी नदी के किनारे। जब यह सेनाएं टकराई, यह युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में भी महमूद गजनवी विजयी हुआ। जब महमूद गजनवी विजयी हुआ तो वहां से त्रिचुनापाल और भीमपाल दोनों भगे और भग के शिवालिक पहाड़ियों में जाकर छिप गए। शिवालिक पहाड़ियों में छिपने के साथ ही वह अपना शक्ति पुनः स्थापित करने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह शक्ति स्थापित नहीं कर पाए। उन्होंने बुंदेलखंड का राजा जो विद्याधर था, जो उस समय तत्कालिक समय में सबसे शक्तिशाली राजा था विद्याधर, वह विद्याधर से सहायता मांगे और सहायता मांगने के साथ ही यह अपना वजूद बचाने में जुट गए कि किसी तरह हमारा साम्राज्य स्थापित हो। लेकिन नियति की कुछ अलग खेल थी। नियति ने इसे स्वीकार नहीं किया। शक्तिशाली शासक का साथ देने के साथ ही यह अपने राज्य जीतने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। अर्थात रामगंगा नदी के किनारे तिरुचनापल्ली की सेनाएं और महमूद गजनवी की सेनाओं में सामना हुआ। इस सामना में तिरुचनापल्ली पुनः पराजित हुआ और जब तिरुचनापल्ली पराजित हुआ तो वह वहां से भगा और चंदेल सेनाओं के खेमे में जाकर घुस गया। पुनः एक बार तिरुचनापल्ली को पराजय का सामना करना पड़ा। चंदेल खेमे में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, लेकिन यह जान बची नहीं। पता लगता है कि यह बाद में गिरफ्तार करा लिया गया। 1021 ईस्वी में लगभग इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसको मौत की सजा दी गई। यहीं से यह प्रमाण मिलता है कि शाही वंश खत्म हो गया, लेकिन बीच में एक उसका राजा हुआ जो लोहार के आसपास 1026 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन उसका इतिहास में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तिरुचनापल्ली के साथ ही जो शाही शासक शाही वंश था यह खत्म हो गया, समाप्त हो गया हिंदू शाही वंश, और यहीं से इस वंश का नाम निशान मिट गया। और अगला आक्रमण आपका जो था 11वां आक्रमण 1015 से 16 ईस्वी में, 10 से 1516 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कश्मीर में घुसने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए, यह कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि भौगोलिक स्थिति आज भी देखिए या उस समय देखिए, उनकी कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि चाह कर भी कोई वहां कुछ नहीं कर सकता। उस समय भी भौगोलिक स्थिति इनकी बड़ी अच्छी नहीं थी। इनकी भौगोलिक स्थिति की वजह से ही महमूद गजनवी कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सका, उसको वापस आना पड़ा। वह लोहटक से आगे नहीं बढ़ सका और लोहटक से ही वह पुनः उसे आगे आना पड़ा। वह लोहटक से आगे चला आया। अब ध्यान दीजिए कि आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन उसका पुनः 12वां आक्रमण हुआ और 12वां आक्रमण कन्नौज पर था। कन्नौज उस समय भारतीय साम्राज्य की प्रमुख राजधानी थी और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार का शासक राज्यपाल था। अर्थात गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, जहाँ राज्यपाल था। कन्नौज बहुत बड़ी भारतीय साम्राज्य की प्रमुख राजधानी के रूप में देखी जाती थी। कन्नौज और इस प्रकार राज्यपाल तथा महमूद ने पहली बार, ध्यान दीजिए, जब यहाँ आक्रमण किया तो महमूद ने पहली बार गंगा घाटी के किनारे आक्रमण किया था, या गंगा घाटी में प्रवेश किया और उस पर आक्रमण किया। उसने सर्वप्रथम, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम बटन, महावन, मथुरा, वृंदावन आदि में प्रवेश किया, प्रस्थान किया और इन प्रांतों को जीतता हुआ आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
यह कनौज पर आक्रमण किया और कनौज पे आक्रमण करने के साथ ही यह कनौज पर भी कनौजों को भी हराया और हराने के साथ ही यह आगे बढ़ा 13वां आक्रमण यह। और इसका 13वां आक्रमण, इसका जो 13वां आक्रमण था यह मथुरा पर था। अर्थात मथुरा पर तो था ही, क्योंकि यह मथुरा को लूटने के बाद ही आगे बढ़ा, क्योंकि मथुरा कहा जाता है कि यह मंदिरों की नगरी थी मथुरा। यहाँ पे तमाम मंदिर थे। मथुरा लूटने के बाद वह आगे बढ़ा और कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया। यहाँ भी गुर्जर प्रतिहारों का शासक राज्यपाल शासन कर रहा था। जब राज्यपाल यहाँ शासन कर रहा था, यह गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक था। राज्यपाल जब देखा कि महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण कर रहा है तो वह घबरा गया, विचलित हो गया और विचलित होने के साथ ही यह कनौज को छोड़ दिया। कनौज को छोड़कर बिना युद्ध किए उसने गंगा के दूसरी पार अर्थात पूर्वी किनारे पर जाकर छुप गया। वहां छुपा, लेकिन यह राजपूत लोगों के गुस्ताखी, उसके शान में बहुत बड़ा गुस्ताखी था। अर्थात यह कायरतापूर्वक काम किया था और इस कायरतापूर्वक काम, इसके कार्य से अन्य जो इसके आसपास के शासक थे, जो राजपूत थे, इससे खिन्न रहने लगे और इसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने राजपूतों की एक संघ बनाया और इस संघ के साथ ही उन्होंने प्रयास किया कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक है, इसको हम दंड के रूप में इनको दंड दिया जाए। उन्होंने एक संघ बना के और संघ के साथ ही इस संघ का जो प्रमुख था वह प्रमुख विद्याधर थे। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार के शासक राज्यपाल पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के साथ ही इसके 80 और सिरसा दुर्गों को जीत लिए और जीतने के साथ ही आनंदपाल का जो राज्यपाल था, राज्यपाल ने अन्य राजपूत राजाओं से युद्ध किया और युद्ध में यह पराजित हुआ और पराजित होने के साथ ही इसकी हत्या कर दी गई। जब हत्या हो गई तो इससे महमूद गजनवी भी खिन्न रहने लगा। अर्थात महमूद गजनवी का इसके बाद 14वां आक्रमण होता है। ध्यान दीजिएगा कि महमूद गजनवी का 14वां आक्रमण होता है और यह 14वां आक्रमण कहां हुआ? महमूद गजनवी का 14वां जो आक्रमण था 1019-20 में, 14वां आक्रमण 1019-20 में, यह इसका जो 14वां आक्रमण हुआ, यह 14वां आक्रमण बुंदेलखंड के चंदेल शासक पर हुआ था। कहां हुआ था? बुंदेलखंड के चंदेल शासक पर। यह बुंदेलखंड के चंदेल शासक पर यह आक्रमण हुआ और वहां का शासक था विद्याधर। अभी आपको हम बताए हैं कि यह विद्याधर भी ऐसा था कि जो राजपूतों का एक संघ बनाया और उस संघ के माध्यम से जो राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार का वह शासक था राज्यपाल, उस पर उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण के साथ ही वहीं से महमूद गजनवी इससे खिन्न रहने लगा। वह विद्याधर से खिन्न था, लेकिन एक और बात थी कि विद्याधर उस समय का सबसे हिंदुशाही शासकों में विद्याधर सबसे मजबूत शासक था और इस पर आक्रमण करने के लिए 1019-20 में महमूद गजनवी फिर गजनी से चला और गजनी से चलने के साथ ही वह विद्याधर पर आक्रमण किया। चूंकि विद्याधर की सेनाएं इतनी लंबी थी
इतनी ज्यादा विद्याधर की सेनाएं थी कि एक बार महमूद गजनवी वह देखकर अचंभित रह गया, वह सहम सा गया। क्यों सहम सा गया? क्योंकि उसकी सेनाएं, विद्याधर की सेनाएं गजनी की सेनाएं से कई गुना अधिक थी। गजनी डर गया, एक बार सोचा कि हम आक्रमण नहीं करें, लेकिन वह साहस रखा और साहस के साथ ही वह विद्याधर पर आक्रमण किया। शाम होते होते विद्याधर की एक छोर की सेनाएं पराजित हो गई, जिससे विद्याधर परेशान हो गया, विद्याधर डर गया और डरने के साथ ही वह रात का फायदा उठाकर वहां से वो भाग गया। और जब वह भगा तो इसकी सेनाओं ने देखा, विद्याधर की सेनाओं ने देखा कि उसके राजा ही वहां से भाग गया। इनकी सेनाएं तितर बितर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई और मोहम्मद गजनी ने दोगुना शक्ति के साथ इस पर आक्रमण करके वह युद्ध को जीत लिया। वह जब युद्ध जीत लिया तो बुंदेलखंड को पुनः बहुत भयंकर तरीका से लूटा और लूटने के साथ ही बहुत सारा धन लेकर वह पुनः गजनी लौटा। अर्थात विद्याधर भी पराजित हुआ, जो उस समय हिंदुशाही शासकों का सबसे ताकतवर शासक था। इसीलिए हम देखते हैं कि जब यह लौटा तो क्या अगला आक्रमण हुआ 15वां आक्रमण इसका हुआ। किसका? 15वां आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का। और यह जो 15वां आक्रमण था, यह 15वां आक्रमण किस पर हुआ? यह 15वां आक्रमण पंजाब पर हुआ। यह पंजाब पर 15वां आक्रमण महमूद गजनवी ने किया। चूंकि वह इस समय ध्यान दीजिए कि वह 14वां आक्रमण तक महमूद गजनवी केवल उस राज्य पर आक्रमण करके उसको लूटता और लूटने के बाद पुनः गजनी वापस चला जाता, अर्थात वहां प्रत्यक्ष शासन नहीं करता। लेकिन जो 15वां आक्रमण इसका पंजाब पर हुआ, यह पंजाब का जो आक्रमण था, इस आक्रमण में यह पंजाब जीतने के बाद महमूद गजनवी ने यह निश्चय किया कि यहाँ का शासन और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया जाए और स्वयं यहाँ हम शासन चलवाएं। इस व्यू से पंजाब पर वह आक्रमण किया और आक्रमण के साथ ही वह प्रत्यक्ष रूप से पंजाब पे शासन करने के लिए वो सोचना शुरू हो गया, क्योंकि उसके लिए उसका उद्देश्य यह था कि चूंकि पंजाब की सीमाएं गजनी से लगती थी और पंजाब की सीमाएं भारत के अन्य प्रांतों से भी लगती थी, तो वह सोचता था कि अगर हम पंजाब पे आक्रमण कर लें तो हम भारत के अन्य, चूंकि यहाँ हम पंजाब पर कब्जा कर लें तो पंजाब पे एक सैन्य छावनी बनाएंगे, सैन्य बेस बनाएंगे और सैन्य बेस के साथ ही हम भारत के अन्य राज्यों पर हम दूरदृष्टि से या बहुत पैनी निगाह से हम नजर डाल सकेंगे। इसी व्यू से वह पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब को जीता तथा जीतने के बाद पंजाब के प्रचलित जो शाही सिक्के थे उसको अपनाया और अपनाने के साथ ही वहां उस पर घुड़सवार तथा नंदी जो पहले से प्रचलित थे उसको, उसके सिक्के पर जो प्रचलित घुड़सवार और नंदी थे उसको उसी तरह जारी रखा और जारी रखने के साथ ही उस पर संस्कृत में एक शब्द छपवाया। शब्द क्या थे? अयम टंकम महमूद, अयम टंकम महमूद पूरे घटित, अयम टंकम महमूद पूरे घटित, अर्थात यह संस्कृत में यह सब छपवाए, इसलिए छपवाए कि वहां की जनता इसे स्वीकार कर ले। और दूसरी बात वहां पे आव्यक्तम अवतारम महमूद, यह सब संस्कृत भाषा में खुदवाया भी उस पे। इस प्रकार वह जब शासन करना शुरू किया तो वह पूरे संस्कृत के साथ ही, पूरे विधि विधान के साथ ही, संस्कृत को अपनाने के साथ ही वह भारत में भारतीय ढंग से रहने का प्रयास किया। उसके द्वारा प्रसिद्ध सिक्के, दिल्ली वाला नाम से प्रसिद्ध हुआ जो 56 ग्रेन का होता था,
वह 56 ग्रेन का होता था। यह कब्जा करने के बाद वहां अपना एक गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम अरियारुक था। अरियारुक, वहां गवर्नर अरियारुक था। इस प्रकार यह पंजाब पे आक्रमण किया। क्या अगला आक्रमण हुआ? हाँ हुआ। अगला 16वां भी आक्रमण हुआ। 16वां आक्रमण हुआ और यह जो 16वां आक्रमण था, यह 16वां आक्रमण 1025 से 26 में, और यह आक्रमण इतिहास के दृष्टि से सबसे मजबूत, इतिहास की दृष्टि से सबसे भयंकर आक्रमण था। यह आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ। ध्यान दीजिए, यह आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर हुआ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के साथ महमूद, यह सबसे प्रसिद्ध उसका अभियान था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। यह शिव मंदिर है। क्योंकि सोमनाथ मंदिर में अपार धन इकट्ठे थे, महमूद गजनवी को कहीं से भनक लग गई कि इस मंदिर में अपार धन है। अगर आप यहाँ आक्रमण करते हैं तो आपको बहुत सारे धन मिलेंगे। महमूद गजनवी बिना देर किए हुए वह मुल्तान मार्ग से होता हुआ कठियावाड़ा में प्रवेश किया। तत्पश्चात कठियावाड़ा में प्रवेश करने के साथ ही कठियावाड़ा अहिलवाड़ की राजधानी थी। वहां पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां का शासक इसको रोकने का प्रयास किया, भीमदेव, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और वह युद्ध से भाग गया। महमूद गजनवी ने अहिलवाड़ को भयंकर लूटा और भयंकर लूटने के बाद वो सीधे सोमनाथ मंदिर पहुंचा। और मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर पर एक छोटा मोटा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद वह मंदिर पर कब्जा कर लिया। संघर्ष महमूद गजनवी का मतलब, संघर्ष का मतलब कुछ नहीं, अर्थात वह संघर्ष के बाद वह मंदिर पर कब्जा कर लिया और कब्जा में वह अपार धन इकट्ठा किया। पूरी सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया, उसे तोड़ डाला। समझिए, सोमनाथ मंदिर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया और वह अपार धन पाया। इतना धन पाया कि शायद भारतीय आक्रमण के बाद उतना धन कहीं नहीं मिला। और वह धन लेकर, वह संपत्ति लेकर महमूद सिंध के रेगिस्तान से होता हुआ वह वापस गजनी चला गया। जब वो सिंध के रेगिस्तान से वापस गजनी जा रहा था तो बीच में उसको कुछ दिक्कत हुआ। वहां के जाटों ने इसे परेशान किया, इस पे आक्रमण किए, यह परेशान हुआ। लेकिन वह धन लेकर पहले गजनी गया और जब धन लेकर गजनी गया तो वह एक अंतिम उसका आक्रमण था, 17वां आक्रमण। और यह आक्रमण कैसा था? यह आक्रमण 17वां आक्रमण, यह 17वां आक्रमण उन जाटों और खोखरों के विरुद्ध था जब वह सोमनाथ मंदिर से धन लूट कर लेकर सिंध के रेगिस्तान से होता हुआ वह गजनी जा रहा था। वह इस आक्रमण का बदला लेने के लिए वह 1027 ईस्वी में जाटों और खोखरों पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के साथ ही सोमनाथ ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के साथ ही उन्हें पराजित किया। जाटों और खोखरों को अत्यधिक क्षति हुई, उन्हें नुकसान हुआ और नुकसान के साथ ही जो खोखर जाति के लोग थे इनका लगभग खात्मा हो गया और महमूद गजनवी पुनः अपना देश वापस चला गया। तो इस प्रकार इसके यह 17 आक्रमण थे और यह 17 आक्रमण भारत में सबसे खतरनाक दौर में गुजर रहे थे। हम एक बार थोड़ा नजर डालें कि इनका मूल्यांकन अगर थोड़ा बहुत करें तो हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के सेनाओं में लगभग सभी धर्म के लोग थे। महमूद गजनवी अपने सेनाओं में सैनिकों को योग्यता के अनुसार रखता था।
योग्यता के अनुसार उन्हें सारी चीजें दी जाती थी, उनके इच्छा अनुसार काम लेता था। इसके सेनाओं में विभिन्न नस्ल के लोग रहते थे, इसीलिए इसकी सेनाएं उस समय दुनिया की सबसे बेहतर सेनाओं में गिनी जाती थी। और यह भारत के लगभग प्रांतों को, भारत के अधिकांश क्षेत्रों को यह जीता और जीतने के साथ ही यह लूटा और लूटने के साथ ही वह वापस चला गया। मेरे दोस्तों, यहीं पर हम यह जो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण था पार्ट 3 में पूर्ण रूप से चर्चा हो गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो का बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल में जो भी अगला वीडियो अपलोड हो वो आपके पास बहुत जल्द शीघ्रता से पहुंच जाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।